हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारे जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का किताब है ना, वो ए टू जेड आज हमारा ख़त्म हो जाएंगे। एज फॉर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द CSIR नेट और गेट और SSB वट एवर मे बी यू आर गिविंग द नेम फॉर दिस एग्ज़ाम, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारे इतने दिनों जो काम करते आ रहे थे वो आज ख़त्म हो जाएंगे। तो आज दो चैप्टर में कवर करूँगा और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें भी आते हैं। जैसे कि स्कॉट्स थ्योरम मैंने पिछले वीडियोस में मैंने पढ़ाया था आपको, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बच्चों। आई होप मैंने जो जितने क्वेश्चंस, जितने थीम मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है वो आपने सारे वो देखिए और देखे होंगे। तो अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत हेल्प होगा बच्चों। ये मेरे कहने का मतलब है। ऐसा नहीं है कि आप वो वीडियोस देखो, आप मुझे लाइक या कमेंट्स, ऐसे मुझे नहीं है। आप एक भी कमेंट नहीं देते फिर भी मैं क्या मेरे काम को थोड़े ना मैं बंद करूँगा? नहीं ना। आई एम हियर फॉर हेल्प यू, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो उस बच्चे को जो बेनिफिट्स मिलना चाहिए, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे हमको फाइनेंस की सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन वो मैं फ्री में आपको वो सारे चीज़ देना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैंने भी बहुत काफ़ी सारे स्ट्रगल सफ़र किया है। मुझे भी किसी ने हेल्प नहीं किए थे, बट ऐसे एक इंसान मुझे मिला था जो कि मुझे बहुत मदद किया है। इसलिए उसी को, उस चीज़ को मैं पकड़ के, वो जो हेल्पिंग नेचर का जो मुझे मिला है वो मैं आप सभी को हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस आपको मेरे सारे लेक्चर्स में आपको जो बहुत सारे आपके जो कन्फ्यूजन है वो तो दूर होंगे ही। आप सब्जेक्ट बच्चों सीख जाओगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। ओके, तो आपको एक बार सब्जेक्ट सीख लो, किसी कहीं पर भी आप खड़े होकर पढ़ाओ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपका वेस कोई भी हिला नहीं सकेगा। जो क्वेश्चन जैसे भी मर्जी आपको किसी ने भी पूछा है, उसका सही जवाब आप यूं ही दे देंगे और सामने वाले वो आपका जवाब सुन के वो खुश हो जाएंगे बच्चों। ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो काम करना है आपको, मैं तो कर रहा हूँ और आपको भी करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर आज का 2 चैप्टर मैं शुरू करूँगा। और जो चैप्टर मैंने हाँ, ये कितने था बच्चों? कल तो मैंने चैप्टर 6.1 6.2 मैंने करवाया था, ये आप 6.3 ले लो। ठीक है, और वो टॉपिक का नाम है, आप बहुत ही अच्छे से लिख लेना कि कांस्टेंट मैपिंग या फिर कांस्टेंट फंक्शन थ्योरम, समझ गई हो? जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये जो है ना चैप्टर 6 में ना बच्चों, सर आप अगर बोलेंगे सर इस चैप्टर 6 में जो आपने टॉपिक्स कवर किया है उस चैप्टर में से वेरी इम्पोर्टेंट अगर कौन है, तो ये चैप्टर 6.3 एंड जो 6.2 मैंने पढ़ाया था वो स्कॉट्स लेमा। तो वो ये चैप्टर 6 में बस ये 2 टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और लगभग आपको यहाँ से चैप्टर 6 में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे कि हमारा सिंगुलैरिटी पे हम काम कर रहे थे, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस थीम को हम समझाने के लिए मैं हमारे पास एक बाबा निकल के आते हैं। बाबा तो मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि हमको समझ आ जाए। एक थ्योरम है, उस साइंटिस्ट का नाम है, आपने सुना होगा कि लिटिल पिकार्ड थ्योरम, राइट माय डियर स्टूडेंट। ये लिटिल पिकार्ड्स ने ना इस कांस्टेंट फंक्शन मैपिंग बोलो, कांस्टेंट फंक्शन थ्योरम बोलो, वो एक ही बात है। उस कांस्टेंट फंक्शंस के ऊपर वो बहुत ही अच्छे से काम किया है।
और पुन्नुस्वामी साहब ने तो इस चैप्टर 6 के ऊपर जो कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया है, बड़ा मज़ा, बहुत अच्छे से वो काम किया है। और आप अगर पढ़ेंगे, थीम एक बार समझ लोगे तो उसके जो काम को उन्होंने जो किया है वो आपको भी पसंद आ जाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है पुन्नुस्वामी जो लिखते हैं, उसकी सोच है, जो उसके थीम है, बढ़िया है। ठीक है, तो लिटिल पिकार्ड्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि भैया आपके पास एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, मान लो ये एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड है और ये क्या है, नॉन कांस्टेंट है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है, नॉन कांस्टेंट के साथ साथ वो एंटायर भी है। अच्छा जी, तो ये कहता है भैया अगर नॉन कांस्टेंट है, एंटायर है, तो इस फंक्शन अटमोस्ट 1 पॉइंट को वो ओमिट करेगा, ओमिट बोलो या फिर मीन्स वो एज्यूम बोलो, वो एक ही बात है। ठीक है बच्चों, वो उसका मीनिंग मैं आपको समझा दूंगा, फिलहाल इस थीम को समझो। मीन्स ये बोलता है पहले उसका एज्यूम्स, ये जो लिखा है ना, एज्यूम्स बोलो या फिर अटेन्स बोलो। ठीक है, ये अटेन्स, ये एक ही, ये जो दो वर्ड्स है ना वो सेम है, तो नॉट जो लगाएंगे, नॉट अज्यूम या फिर नॉट अटेन। ठीक है बच्चों, या फिर ओमिट, ये एक नई लैंग्वेज आया, ये तीन एक ही बात है। ठीक है, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो ये बोलता है, मीन्स मैं एग्जांपल में अगर ले लूँ, एफ ऑफ जेड अगर मेरे पास z+7 है, तो इसका मतलब एज्यूम और एटेन्स का मतलब ये है, मीन्स आप क्या करेंगे ना, तो क्या संसार में ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे मिलेगा जो यहाँ अगर मैं रखूँ तो यहाँ कुछ वैल्यू आपको मिल जाए। राइट माय डियर स्टूडेंट, ओके। तो ये जो इस लैंग्वेज का एज्यूम या फिर एटेन्स का मतलब मैं आपको यहाँ समझा दूंगा। मैं बोलता हूँ सर इसमें क्या बोलता है, मैं बोलूँगा कि क्या मैं लिखूँ, 5 एज्यूम्स, मैं अगर ऐसे बोलूँ 5 एज्यूम्स द फंक्शन एफ ऑफ जेड। इस लिखावट का मतलब क्या है, मीन्स मुझे जेड क्या कॉम्प्लेक्स प्लेन में ऐसी मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगी क्या जो जेड के स्थान में रखूँगा तो वो 5 आंसर मिले। यस, तो ये आंसर बना। तो अगर मैं जेड के प्लेस में एफ ऑफ -2 अगर कैलकुलेट करूँ तो कितने आएंगे, -2 + 7 दैट इज इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स हाँ जी, there exists a number, a complex number that is called -2 in the complex plane, for which this condition, that means this condition, if I am putting the values -2 in the function, then I am getting the answer is 5. So this number, this 5 is called, that means we are saying that this 5 assumes or attains, whatever you may use the word, we have term, it's your choice. That means if I am using the terms that is attains, then I will say that 5 attains the function f of z. Right my dear students. So some other students can say that this function 17, that means 17 attains the function f of z, right?
तो मुझे बताओ कि फंक्शन में मीन्स कॉम्प्लेक्स प्लेन में कौन सी ऐसी नंबर है जो यहाँ रखूँगा तो ये 17 मिले। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है f ऑफ 10 आपके पास क्या आएंगे 10 + 7 दैट इज इक्वल्स टू 17, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल गया क्या? यस, z इज इक्वल्स टू 10 मुझे मिला है, जिस पर यहाँ रखूँगा तो वो 17 आ रहा है। तो 17 इस फंक्शन को अटेन कर रहा है, मीन्स ऐसे कुछ फंक्शन मिल रहा है, राइट माय डियर स्टूडेंट। लेकिन मुझे बताओ कि भैया आप e⁻z अगर आपको कोई बोले सर 0 ये ऐसे हो सकता है क्या? मीन्स इसका मतलब ये मैं बोलता हूँ 0 अटेन्स द f ऑफ z फंक्शन दिस। ये जो मैंने जो लिखा, ये जो क्वेश्चंस मार्क है, क्या ये सही है? मीन्स ये मैं बोल रहा हूँ कि भैया ऐसे कौन से ऐसे अगर मैंने आपको अगर ऐसे दे दिया, ये 0 क्यों लिखूँ? मीन्स अगर मैंने आपको अगर f ऑफ z e⁻z दे दूँगा तो क्या मैं अगर क्वेश्चन फर्दर पूछूंगा कि 0 इस फंक्शन अटेन्स कर रहा है या अज्यूम कर रहा है, अगर मैं बोलूँ तो आप क्या आंसर क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मीन्स आप संसार में कुछ भी, भगवान ने आज तक ऐसे नंबर नहीं बनाया, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जिसके 2 की पावर में आप रखेंगे तो वो 0 आंसर आए, राइट माय डियर स्टूडेंट। लेकिन 0 से अलग कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आप यहाँ लेंगे, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप लेंगे तो ऐसे z आपको मिल ही जाएगा, कहीं पर भी मिल ही जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे जिसके उस नंबर को रखने से ये जो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो हमेशा आपको मिल जाएंगे। लेकिन 0 इसको अटेन नहीं करेगा तो मीन्स मैं लिखूंगा e⁻z ओमीट, राइट माय डियर स्टूडेंट, ओमीट द वैल्यू कौन सी वैल्यू? 0। मीन्स ये जो फंक्शन आपने दिया है, ये फंक्शन ऐसे z नहीं मिलेगा जिसके ऊपर रखने से 0 वैल्यू दे। यही तो ओमीट का मतलब डज नॉट assume और does not attains। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो नॉट ओमिट का मतलब assume और attains होता है, राइट। इतनी बात आपको अगर समझ आ गई तो ये लिटिल पिकार्ड्स थ्योरम का स्टेटमेंट आपको मिल जाएंगे, समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं लिटिल पिकार्ड्स थ्योरम का स्टेटमेंट आपको बोल दूंगा कि ये बोलता है, लिख लेना आप, ए नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन कैन ओमिट एटमोस्ट, वर्ड बच्चों एटमोस्ट है, एटमोस्ट 1 वैल्यूज। मीन्स ये बोलता है अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है वो अगर नॉन कांस्टेंट है, उसके साथ साथ एंटायर फंक्शन अगर है, तो भैया वो जो फंक्शन आपने लिया है ना, वो फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा भैया अगर वो किसी एक पॉइंट पे वो फेल होगा, मीन्स वो कम से कम नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट को वो अटेन नहीं कर पाएगा, ओमिट करेगा, राइट माय डियर स्टूडेंट। अटेन नहीं करेगा का मतलब तो ओमिट करेगा ना, मीन्स एक ज़्यादा से, मीन्स अगर नहीं करेगा तो नहीं करेगा, लेकिन अगर ओमिट करेगा मीन्स एक मन से अगर पॉइंट अटेन नहीं होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। मीन्स देखो अगर कोई इंसान एक कौन सी ऐसी जॉब है आर्मी में जो उसको शूट करने का, अगर गलती करने का ज़्यादा से ज़्यादा एक ही चांस होता है, राइट माय डियर स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल ले लो, किसी मीन्स आपके घर में चोर घुसा है और आपके पास बंदूक है, राइट। तो आपको अगर एक निशानी में अगर गलती करोगे तो एक बार करोगे, 2-3 गोलियां ऊपर अगर चलाओगे तो वो आपके चोर तो आपको मार डालेंगे ना। मीन्स गलती अगर करेगा, मीन्स यहाँ
अगर वैल्यू वो जो नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन आपने लिया है ना, वो अगर वैल्यू अटेन नहीं होगा अगर बोल रही हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 पॉइंट ही छूट है। ज़्यादा आप छूट अगर दे दिया ना, वो गलती करते चले जाएंगे। राइट माय डियर स्टूडेंट, तो ये हुआ इस लिटिल पिकार्ड्स का थ्योरम। लिटिल पिकार्ड्स थ्योरम का अलग वर्जन आप बोल सकते हैं ना। पहली वर्जन क्या है बच्चों, ए नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन कैन ओमिट एट मोस्ट 1 वैल्यू, या फिर आप बोल सकते हैं इसको छोड़ के, इफ एन एंटायर फंक्शन ओमिट 2 और मोर वैल्यूज, मीन्स जो अगर एंटायर फंक्शन, कोई भी एंटायर फंक्शन अगर उस फंक्शन 2 या ज़्यादा पॉइंट्स पे वो अटेन नहीं होगा, एज्यूम नहीं करेगा, तो उस फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, देन इट बिकम्स ए कांस्टेंट फंक्शन ही होना पड़ेगा, और उसके पास चारा नहीं है भैया। ओके, ये हुआ। तो ये बोलेगा, तो जो पुन्नुस्वामी साहब का जो नोटेशन है, ये ऐसे लिखते हैं, e⁻c इज इक्वल्स टू c माइनस सिंगलटन सेट 0। ये कितने बढ़िया नोटेशन है बच्चों। मीन्स आप संसार का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लो, e के पावर में रख दो, तो वो किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी। ये मैंने कब कहा, e² करोगे तो 2 आएंगे, ऐसे मैंने कब कहा। ये इसका मतलब, c का मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, नॉन जीरो बोल रहा है, या फिर किसी भी नॉन जीरो का चक्कर नहीं, सॉरी मैंने नॉन जीरो बोल दिया, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, उसकी पावर में चढ़ा दो, वो किसी ना किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपको मिलेंगे, लेकिन ये फंक्शन कभी भी 0 अटेन नहीं होगा। अभी मैंने देखो एग्जाम्पल किया था। तो संसार में ऐसे अगर आपको पूछें तो ऐसे बोलेंगे कि संसार में एकमात्र ऐसे एंटायर फंक्शन होते हैं जो कि भैया एक पॉइंट पे छोट होती है, और ऐसे नहीं है। लेकिन साइन, ये जो है ना, साइन c इज इक्वल्स टू आपको c ही मिलेंगे, कॉस c आपको c ही मिलेंगे, यानी कि साइन के एंगल में अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप रखेंगे, वो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को वो अटेन करेगी। लेकिन e⁻z सिर्फ एक पॉइंट पे प्रॉब्लम है। तो लिटिल पिकार्ड्स थ्योरम ये बोलता है, अगर कोई एंटायर फंक्शन है, नॉन कांस्टेंट भी है, तो वो अगर छूट है, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार एक गलती करने का परमिशन है। ज़्यादा बार अगर गलती कर दिया ना, उसको कांस्टेंट फंक्शन होना पड़ेगा। अभी मैंने दिया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ मैं एक 16-17 रिजल्ट्स आपको दे दूंगा, वहाँ से क्वेश्चंस आपको फ्रिक्वेंटली मिल जाते हैं। ठीक है, चलते हैं बच्चों। मैं एक थ्योरम यहाँ एक बार फर्स्ट टाइम मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में थोड़ा प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो ये बोलता है, मान लो f(z) आपके पास u + i⁻v के टाइप फंक्शन है। ठीक है, ये आपके पास एंटायर फंक्शन है बच्चों, एंटायर फंक्शन है बिल्कुल। ठीक है, तो हाइपोथेसिस ये है, तो गिवन है, वो बोल रहा है ये जो u है ना, वो कांस्टेंट फंक्शन दिया है। तो मैं प्रूफ करूँगा, ये हाइपोथेसिस है, कंक्लूजन ये है, ये जो फंक्शन है ना, वो कांस्टेंट फंक्शन होना ही पड़ेगा। राइट माय डियर स्टूडेंट, तो इसका प्रूफ एक बार ले लो, उसके बाद आपको सारे थीम अच्छे से समझ आएंगे। राइट, तो मुझे गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है मुझे भैया u ऑफ x × y इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट फंक्शन। दैट मीन्स यहाँ कोई भी एक नंबर होगा, उसका नंबर मैंने मान लिया a। राइट, तो आप मुझे बताओ कर्ली u बाई कर्ली x कितने आएंगे, 0 आएंगे। कर्ली u बाई कर्ली y कितने आएंगे, ये भी 0 आएंगे। क्लियर माय डियर स्टूडेंट, तो मुझे बताओ, देयरफॉर हमको पता है बाय कॉशी रीमान इक्वेशन क्या होता है, कर्ली u बाई कर्ली x इज इक्वल्स टू कर्ली v बाई कर्ली y एंड कर्ली u बाई कर्ली y इज इक्वल्स टू माइनस कर्ली v बाई
कर्ली एक्स होता है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? तो आप यहाँ से क्या लिख पाओगे, कर्ली यू बाई कर्ली एक्स का वैल्यू है 0 बराबर कर्ली वी बाई कर्ली वाई आ गई। राइट माय डियर स्टूडेंट? यहाँ से आपको क्या पता चल गई, अगर इंटीग्रेट या फिर कुछ भी करेंगे, इंटीग्रेशन करने से ये क्या हो गई, v इज इक्वल्स टू आपके पास c ऐसे आ गई ना। राइट माय डियर स्टूडेंट? से 0 हो गई और इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कांस्टेंट बन जाएंगे। दैट मीन्स ये क्या हो गई, तो ऐसे हमको समझने के लिए ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये लाइन ऐसे नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से हमको दिमाग में ये बात सोच के बैठना है कि ये जो भी है ना, ये फ्री हो गई। किस से फ्री हो गई भैया? देखो x से फ्री हो गई ये, ठीक है, क्योंकि x से वो छुटकारा मिल गई ये भी फंक्शन जो है ना। तो यहाँ से मुझे बताओ, यहाँ से आपको कर्ली यू बाई कर्ली वाई का वैल्यू 0 बराबर माइनस कर्ली वी बाई कर्ली एक्स है। इसका भी इंटीग्रेशन अगर जब करेंगे तो उसका भी ये बन जाएंगे b इज इक्वल्स टू c1 अगर है तो ये c2 या फिर कुछ भी लेंगे। तो ऐसे हम याद नहीं रखेंगे, तो हम क्या कहेंगे, ये x से था तो फ्री फ्रॉम क्या हो गई, फ्री फ्रॉम y हो गई। देखो ये u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड v इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई था ना। तो देयरफॉर यहाँ क्या हो गई, ये जो v हो गई ना, वो देखो एक बार क्या हो गया था, एक बार फ्री फ्रॉम x मीन्स ये जो फंक्शन था वो x से छुटकारा मिल गई, यानी कि इस फंक्शन में अगर है तो कांस्टेंट होगा, नहीं तो फंक्शन ऑफ y ओनली हो रहा था। लेकिन जब मैं CR इक्वेशन का यूज किया, यहाँ से मुझे फ्री फ्रॉम x मिला और यहाँ से फ्री फ्रॉम y मुझे मिला। तो ये क्लियरली है, ये फंक्शन जो भी है वो x से y से छुटकारा मिल गई, वो इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर है तो वो कांस्टेंट फंक्शन ही है। राइट माय डियर स्टूडेंट? दिया था क्या है, u एक कांस्टेंट थे, मैंने मैनिपुलेट CR इक्वेशन का यूज करके कुछ मैनिपुलेट करके मैंने v को भी कांस्टेंट प्रूफ कर दिया। तो यहाँ से मुझे गारंटी हो गई f ऑफ z इज इक्वल्स टू ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का फंक्शन तो वो कांस्टेंट ही होगा ना। हैंस प्रूफ्ड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इतनी बात समझ आ गई क्या? लिटिल पिकार्ड्स थ्योरम से तो आपको एक झटके में मिल जाता। ओके तो ऐसे ही आपको अगर कोई थ्योरम दिया होगा उसका प्रूफ आप कर लेंगे, ठीक है। राइट माय डियर स्टूडेंट, देखो मैंने आपके सामने कितने वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कॉम्प्लेक्स जो एनालिसिस का, जो कांस्टेंट फंक्शन में आपको असाइनमेंट उठा लो बच्चों, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस अब उठा लो, आपको इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे स्कॉट्स लेमा में आपको काफ़ी लगभग क्वेश्चंस मिलते थे, इसी तरह ये कांस्टेंट मैपिंग या फिर कांस्टेंट फंक्शन थ्योरम में आपको कई सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये बोलता है, कांस्टेंट फंक्शन थ्योरम का डेफिनेशन ये बोलता है, मान लो आपके पास कोई भी फंक्शन है वो एंटायर है, या फिर एनालिटिक इनर डोमेन बोलेंगे या फिर एवरीवेयर तब भी चलेंगे, लेकिन मैंने बड़े सेट पे डिफाइन कर दिया, एंटायर है भैया, एनालिटिक तो है। दैट मीन्स इफ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू इसका फंक्शन u प्लस u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस आइटा v ऑफ एक्स वाई इज एन एंटायर फंक्शन एंड if any one of the following condition is satisfied then the function जो आपने लिया है एंटायर बोला है उसको कांस्टेंट ही होना पड़ेगा। अगर ये 18 का 18 प्रॉपर्टीज अगर आपके सामने वो अगर किसी भी एक if any one मैंने बोला, इनमें 18 मैंने लिखा है, उनमें से अगर कोई भी एक सेटिस्फाई हो गई ना तो जो एंटायर फंक्शन है वो कांस्टेंट ही होना पड़ेगा, नहीं तो लिटिल पिकार्ड बाबा आपको सपने में आके आपको डराएगा, ठीक है। तो इसका प्रूफ तो अभी मैंने कर दिया, तो इसका भी प्रूफ आप कर देंगे ना। इसका तो प्रूफ ले लो ना, कोई भी फंक्शन ऐसे भैया हम जानते हैं, अगर कोई फंक्शन आपके पास 1000 ले लो ना, समझ गए,
मैंने ऐसे मान लो एक इस तरह से मैंने सेटिस्फाई कर लिया, तो उसका डेज मुझे बताओ एफ डेज है तो 0 आएंगे, ये सेटिस्फाई हो गई, तो ये क्या कांस्टेंट फंक्शन नहीं हुआ। हम बचपन से पढ़ते आए थे कि द डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 आया तो ऐसा संसार में कोई ऐसा एंटायर भी तो मान के चलना है, यूं ही है भाई कि कुछ लिख चलते चले जाओगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अगर कोई फंक्शन एंटायर, अगर आप बोल रहे हैं एंटायर फंक्शन तो 7 होते हैं ना बच्चों, वो 7 एंटायर फंक्शन में से अगर वो उसका फंक्शन का डेरिवेटिव देखो 6 का 6 फंक्शन एंटायर फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, वो तो नॉन ज़ीरो आएंगे। एक पॉलिनोमियल का भी कभी भी 0 नहीं आएंगे। नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल लो, वो हमेशा नॉन ज़ीरो ही वैल्यू देंगे। लेकिन संसार में एक ही मात्र एक फंक्शन होते हैं एंटायर, जो कि कांस्टेंट फंक्शन, जिसका कि डेरिवेटिव 0 हमेशा आता है। तो ये से अगर देखो कोई फंक्शन कोई एंटायर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर 0 है तो वो एंटायर फंक्शन और कोई नहीं है, वो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन ही होना पड़ेगा। देखो अगर ऐसा हुआ तो इस फंक्शन को कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको बोलूँ ये इफ में है, ये हाइपोथेसिस है, दैट मीन्स मैं बोलूँगा लेट एफ ऑफ जेड बी एन एंटायर फंक्शन एंड इफ द रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन, ये इसको भी ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड इज कांस्टेंट, ऐसे भी तो आ सकते हैं। ये क्या है, रियल पार्ट्स तो हैं। इफ द रियल पार्ट्स ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज कांस्टेंट देन द फंक्शन विल बी ए कांस्टेंट, यही होगा। समझ गई हो बच्चों, ये इफ में है सारे, तो इसका आप प्रूफ कर देंगे। अगर किसी भी एंटायर फंक्शन का मोड करेंगे तो वो अगर कांस्टेंट आया तो वो फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन ही होना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए है, ये इसके लिए, ये इसके लिए, मीन्स इसका रियल पार्ट इज बाउंडेड वर्ड्स में लिखा है और उसको एक बार मैथमेटिकल टर्म में लिखा है। ये लिटिल पिकार्ड्स थ्योरम से गलत हो जाएंगे ना बच्चों। देखो कैसे, मीन्स ये बोल रहा है कि भैया ये रियल पार्ट्स किसी एक कांस्टेंट से कम है। अच्छा, तो भैया अगर मान लो ये रियल यू कहाँ है, ये यू का लाइन है, मीन्स मान लो आपके पास के अगर 4 है, ओके माय डियर स्टूडेंट, तो 4 या 4 से कम है, तो मान लो ये आपके 4th है, तो ऐसे कुछ आएंगे ना, यहाँ बाउंड्री है और उसका मैपिंग यहाँ कुछ डब्लू प्लेन में आना चाहिए। मीन्स लिटिल पिकार्ड्स थ्योरम क्या कहता है, भैया कोई अगर एंटायर फंक्शन है वो अगर नॉन कांस्टेंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट ओमिट करना चाहिए। मीन्स ये देखो भैया, सिर्फ यहाँ का पॉइंट आपको मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर कोई पॉइंट उठाओगे तो फंक्शन में अगर डालेंगे उसके वो वैल्यू कभी भी अटेन नहीं होगा। वो इस देखो एक नहीं है भैया, ये तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को वो ओमिट कर रहा है। लेकिन गलती करने का लिटिल पिकार्ड्स थ्योरम ने कहा भैया गलती अगर करोगे सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक बार, नहीं करोगे तो बढ़िया है, लेकिन गलती अगर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही आप कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ का पॉइंट कभी भी फंक्शन अटेन नहीं होगा, यहाँ का पॉइंट कभी भी फंक्शन एज्यूम नहीं होगा, वो उम्मीद करेगा। कितने पॉइंट्स उम्मीद कर रहा है, इनफाइनाइटली मैंने। लेकिन अगर मैंने उसका स्टेटमेंट मैंने बताया इफ एन एंटायर फंक्शन ओमिट 2 या मोर पॉइंट्स देन इट बिकम्स ए कांस्टेंट फंक्शन। तो है भैया ये तो रूल, ये जो परमिशन है ना, ये तो गलत हो गई, या फिर ये बोलो ये वर्ड्स, ये मैथमेटिकल टर्म है। तो भैया ऐसे हैं तो ये इस फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, और कोई नहीं, कांस्टेंट फंक्शन ही होना पड़ेगा। इसी तरह इस लॉजिक को, इसको भी, इस सारे को आप प्रूफ कर सकते हैं। कई सारे ये जो मैंने इतने लिखा है ना, इसके ऊपर नेट में, गेट में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस कितने बार आए थे, वो आप असाइनमेंट्स में उठा के देख लो, आपको मिल जाएंगे। ओके, ये आपको ज़िंदगी भर याद रखना है और मैंने प्रूफ बता दिया है कैसे करेंगे।
ठीक है, सिंपल सा लिटिल पिकार से अगर आप करेंगे तो वो तो ये देखो ऐसे चुटकियों में हो जाएंगे। अगर से मैनिपुलेशन से सीआर इक्वेशंस का यूज करके करोगे तो ऐसे कुछ मैनिपुलेट कर लो, फ्री फ्रॉम एक्स फ्री फ्रॉम वाई आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आपको फंक्शन एफ ऑफ जेड को कांस्टेंट होना पड़ेगा, ऐसे आप बोल सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इतनी बात समझ आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है? उस जो 18 मैंने आपको थीम दिया है उसका प्रूफ अगर किसी बच्चे का नहीं होगा, वो अगर प्रूफ चाहता है तो मेरे से बोल सकता है वो, ठीक है। तो अब हमें जो जाएंगे स्टेटमेंट में, कहीं पूछा जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट भी तो नहीं, लेकिन कुछ थीम इससे जनरेट हो के क्वेश्चन एक बार नेट में पूछा हुआ था। ओपन सेट मानी ओपन मैपिंग, आपने सुना होगा ओपन मैपिंग थ्योरम, है ना। वो ओपन मैपिंग थ्योरम का मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली आपको समझा दूं। यहाँ अगर ओपन सेट है भैया, ये ओपन सेट अगर डी है, यहाँ से अगर कोई फंक्शन आपके पास ये है और ये भी ओपन ऐसे होना चाहिए, ये डी या फिर डी क्लोजर कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन डी क्लोजर तो आप ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये बोल रहा है ओपन मैपिंग थ्योरम का स्टेटमेंट ये बनाएगा, ए नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन बोलो या फिर ए नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन बोलो, वो एक ही बात है, ठीक है। तो आप किसी लैंग्वेज पे भी आप लिख सकते हो, एक बार एनालिटिक का एक बार एंटायर का करके 2 पार्ट्स लिख लेना। तो ऐसे बोलेंगे इफ ए नॉन कांस्टेंट, इफ मत लिखना, ए नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन मैप्स एन ओपन सेट टू ओपन सेट, मीन्स अगर फंक्शन आपके पास ये कोई एफ ऑफ जेड है, ये क्या होना चाहिए, नॉन कांस्टेंट होने के साथ साथ अगर वो एंटायर है, एंटायर अगर कोई फंक्शन है तो वो जो अगर ऐसी फंक्शन हमेशा एक ओपन सेट से ओपन सेट ही मैप होगा। ये ओपन मैपिंग थ्योरम का स्टेटमेंट है और वो आपने कई बार, ये तो कॉलेजेस में प्रूफ करने वाले बेहतरीन थ्योरम है। ऐसे कौन सी एक यूनिवर्सिटी या फिर ऑटोनोमस कॉलेज या फिर कहीं पर भी ऐसे कॉलेजेस नहीं है संसार में जहां इस ओपन मैपिंग थ्योरम का प्रूफ ना किया जाएगा, राइट। तो प्रूफ तो आपको वहाँ मिल जाएंगे, लेकिन ये थीम ये बोल रहा है अगर कोई फंक्शन आपके पास नॉन कांस्टेंट है और उसके साथ साथ अगर एंटायर है तो वो फंक्शन है ना हमेशा ओपन सेट से ही मैपिंग होगा बच्चों। तो उसका अगर अलग तरीके से मैं लिखूँ, इफ इमेज मीन्स यहाँ का पॉइंट अगर आपने उठा लिया, ठीक है, ये ओपन सेट है और यहाँ मान लो जेड नॉट है और आपने एफ ऑफ जेड नॉट अगर फाइंड आउट किया, अगर वो नॉट ओपन आया, मीन्स नॉट ओपन मतलब इसका इमेज अगर कहीं ऐसे कॉर्ब या फिर ऐसे ट्रायंगल या फिर कुछ क्लोज डिस्क ऐसे अगर आ गई या फिर एक पॉइंट पर ऐसे अगर आ गई तो वो फंक्शन का हमेशा कांस्टेंट होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ओपन मैपिंग थ्योरम कहता है नॉन कांस्टेंट एंटायर अगर है तो ओपन सेट से ही मैप होगा। इसका इमेज यहाँ कहीं आएंगे और इसका इमेज यहाँ कहीं आएंगे या फिर कहीं पर भी इस सर्कल के मीन्स ओपन सेट से ही आपको मिलेंगे अगर इतने कंडीशन रिक्वायरमेंट्स आपके फुलफिल है तो। समझ गए हो? सिर्फ अगर एंटायर है, इसका इमेज अगर ओपन नहीं है, ऐसे कुछ आते हैं तो वो फंक्शन कांस्टेंट ही होना पड़ेगा, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो उसके अलग तरीके से अगर मैं बोलूँ, if image of an open set is not open under an analytic function या फिर under an entire function, then that function will be a constant function। ये हुआ दूसरी वर्जन, ये पहली वर्जन, ये मैंने दूसरी वर्जन लिया और तीसरी वर्जन ये और लिखना है बीच में बच्चों। मीन्स ओपन मैपिंग का थ्योरम का स्टेटमेंट किस टाइप्स पे आपको आ सकते हैं
और उसको थीम समझने में आपको अगर आसान हो गई ना, ये प्रूफ नहीं आएंगे, लेकिन ओपन मैपिंग थ्योरम का जो स्टेटमेंट से जो नेगेशन है कॉन्ट्रापोजिटिव, वहाँ का स्टेटमेंट से ही आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। ओके तो ये बना पहली वर्जन, तो ए नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन मैप्स ओपन सेट टू ओपन सेट। दूसरी वर्जन इफ एन एंटायर फंक्शन, इफ इमेज ऑफ, या फिर ऐसे बोलो इफ इमेज ऑफ एन ओपन सेट इज नॉट ओपन अंडर एन एनालिटिक फंक्शन या फिर अंडर एन एंटायर फंक्शन, देन दैट फंक्शन विल बी ए कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, अगर थर्ड वर्जन में आप बोलेंगे इफ एफ ऑफ जेड इज ए नॉन कांस्टेंट एंड एंटायर फंक्शन इन ए डोमेन डी एंड जेड नॉट अगर बिलोंग करता है डी पे, देन भैया एफ ऑफ जेड नॉट भी बिलोंग करेगा किस पर, डी पर या एफ ऑफ डी पर, एफ ऑफ डी पर। समझ गए हो बच्चों? मीन्स अगर आपने जेड नॉट यहाँ उठाया और ये फंक्शन अगर नॉन कांस्टेंट एंटायर है, अभी अभी बताया, तो उसका इमेज है ना इसके अंदर ही आपको मिलेंगे। मैंने डी नहीं लिखा, एफ ऑफ डी पर, मीन्स डी के इमेज के ऊपर ही आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, इसका अगर मैं नेगेट कर दूँ तो ऐसे बन जाएंगे इफ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन ए डोमेन डी एंड जेड नॉट, देखो जेड नॉट बिलोंग तो करता है डी को, तो ये स्टेटमेंट में दिया है। मीन्स मैं अगर बोलूँ इफ एफ ऑफ जेड नॉट, इफ एफ ऑफ जेड नॉट मीन्स इफ इमेज ऑफ डी बोल दो एक बार, एक ही झटके में, ये क्यों बार बार लिखेंगे, तो ऐसे बोलो ये फोर्थ वर्जन आप लिख लेना, ऐसे बोलो इफ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन ए डोमेन डी एंड इफ एफ ऑफ डी मीन्स डी का इमेज, मीन्स आपके यहाँ का कोई पॉइंट्स आप उठाओ, इफ एफ ऑफ डी लाइज डज नॉट लाइज ऑन ओपन सेट, ऐसे बोलो, या फिर एफ ऑफ डी इज एन एक्सटीरियर पॉइंट, या फिर किसी भी एक सर्कल पे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे कुछ पर भी अगर जा रहा है, तो वो फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन होना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट कैसे बोलेंगे बच्चों? इफ ए फंक्शन इज एनालिटिक इन अ डोमेन डी एंड इफ एफ ऑफ डी लाइज ऑन ए कर्व, अगर लाई करता है कोई एक कर्व पे या फिर एक स्ट्रेट लाइन पे या फिर एक सर्कल पे या फिर एक ट्रायंगल पे या फिर किसी भी एक पॉइंट पे, अगर ऐसे कुछ इसका इमेज अगर आते हैं, तो वो फंक्शन और कोई नहीं है, वो कांस्टेंट फंक्शन ही होगा। अगर कांस्टेंट फंक्शन नहीं होगा तो वो ओपन सेट से ओपन सेट तो मैप हो रहा था, ये ओपन मैपिंग थ्योरम कह रहा था, लेकिन ऐसे कुछ अगर आएगा तो वो क्या, वो अब कभी हो सकता है ऐसे पॉसिबिलिटी, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, ऐसा तो कभी नहीं होगा, नहीं तो नेगेशन कॉन्ट्रापोजिटिव का मतलब ही नहीं बनता। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चंस कितने बार आए हुए हैं? 2-3 बार ओपन मैपिंग थ्योरम से क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो 4 वर्जन मैंने बताया, उस 4 वर्जन में से ही एक किन्हीं डिफरेंट टाइप वर्जन उसने एग्ज़ाम में पूछा है। तो मैं सारे को कलेक्ट करके अपने लैंग्वेज में बना के मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, इसी के साथ ये कांस्टेंट फंक्शन का जो एक रिज़ल्ट बचा है वो भी नेट में गेट में 3-4 बार आपको असाइनमेंट पे मिल जाएंगे, वो भी रिज़ल्ट आप लिख लेना, उसको 5 रिज़ल्ट बना लो। ठीक है, तो उस थ्योरम का नाम है एक्सटेंडेड लीवलिस थ्योरम, एक्सटेंडेड लीवलिस थ्योरम है। समझ गए हो बच्चों? ये एक थ्योरम है और इसको 6 बना लो बच्चों, क्योंकि 5th रिज़ल्ट आपको मैं बता दूंगा, आप लिख लेना। तो ये बोलता है, ये भी आप याद रख लो, कहीं आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं।
ये बोलो आप, अगर वो इंटरव्यू ने या फिर किसी ने आपको सामने वाला पूछा, एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन मैंने आपको दे दिया, ठीक है, और वो एंटायर फंक्शन है, तो मुझे बताओ उसके अंदर वो फंक्शन में कितने जीरोस होंगे। अगर किसी ने आपको पूछा तो आपके जवाब काउंटेबल ही रहना चाहिए। तो ये बना ए नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन कैन हैव अ काउंटेबल ओनली, देखो काउंटेबल जीरोस। अलग तरीके से बोलेंगे तो काउंटेबल है, तो मैं काउंटेबिलिटी जब पढ़ाऊंगा बढ़िया से पढ़ेंगे हम, तो मैं बोलूँगा इफ़ ए नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन is has either a finite number of zeros or denumerable zeros होंगे। उसका कॉन्ट्रापोजिटिव ऐसे बनेंगे ना, if an entire function, if zeros of an entire function is uncountable, अगर हो गई किसी भी एंटायर फंक्शन का जीरो अगर अनकाउंटेबल हो गई तो वो फंक्शन क्या होना पड़ेगा बच्चों, कांस्टेंट होना पड़ेगा ना, then it become a constant function। ओके तो इस एक्सटेंडेड लिबलिस थ्योरम का स्टेटमेंट आप लिख लो, इफ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड, देखो इफ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड, अगर आपके पास कोई फंक्शन, ये अगर एनालिटिक फंक्शन है, ये तो एनालिटिक हमेशा चलेंगे, और वो फंक्शन अगर ऐसे कुछ डिफाइन हुआ, अगर ए से कुछ आपके पास दिखाई दिया बच्चों, ये ए प्लस बी टाइम्स मोड ऑफ जेड की पावर अगर के है, और ए बी आपके पास पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए, और ये जो के है ना वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो होनी चाहिए, और वो ज़ीरो भी आ सकता है तो ऐड कर लेना है। समझ गए हो? इसको तो ऐसे ही लिखना है। कोई बच्चा कहता है सर के बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे अगर मैं लूँ क्या ये ज़ीरो भी तो कवर हो गया? किसने बोला ज़ीरो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है? ना इधर ज़ीरो नॉर नेगेटिव है ना, ना इधर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव का क्वांटिटी है ये, इसीलिए ऐसे भी लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो भी अलाउड है इसके अंदर। समझ गए हो? आपको ऐसे स्ट्रक्चर, आपको क्वेश्चन में, आपको असाइनमेंट आप उठाओ बच्चों, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, आपको ऐसे स्टेटमेंट्स कई 3-4 बार तो आपको ज़रूर मिलेंगे। और ऐसे ये जो है ना, अगर ऐसे हैं तो ये बोलता है, अगर कोई वो फंक्शन अगर एनालिटिक है, ये बोलता है ये फंक्शन को, ये कोई फंक्शन नहीं, ये पॉलिनोमियल ही है, ऑफ डिग्री कितने हैं, ऑफ डिग्री, ये ज़रूर लिखना है बच्चों। एटमोस्ट का वर्ड ज़रूर लिखना है। एटमोस्ट ये ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के, मैंने बता चुका हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है। आप सिर्फ ऐसे मत लिख बैठना, सिर्फ एटमोस्ट अगर के लिखोगे तो गलत हो जाओगे, क्योंकि ये के कुछ फ्रैक्शंस में भी आ सकते हैं, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा ले लो। ये भी पुन्नुस्वामी साहब का नोटेशन है। तो अगर एक्सटेंडेड लिबलिस थ्योरम मींस लिबलिस थ्योरम को और एक्सटेंड हमने कर दिया, ठीक है। तो अगर इफ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन ए डोमेन डी एंड मोड एफ ऑफ जेड इज लेस देन और इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी वेयर ए बी आर एनी रियल नंबर्स, एनी पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर्स है बच्चों, कुछ भी यहाँ दिया होगा 5, 7 कुछ भी है, -3, 4, ओके। तो मोड जेड तो आपको ऐसे ही दिखाई देंगे, उसकी पावर में अगर जो कुछ भी के आपको दिया होगा ना, वो इसका और कोई नहीं है, वो जो एनालिटिक फंक्शन है वो कोई नहीं है, वो पॉलिनोमियल ही है, और किस डिग्री का, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के, यह जो रहेगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं एक्सटेंडेड मीन्स एक्सटेंडेड लिबलिस थ्योरम का बेस से कुछ क्वेश्चंस अगर मैं पुट करूँ तो मोड एफ ऑफ जेड अगर आपके पास लेस देन और इक्वल्स टू 3 + 7 इंटू मोड जेड की पावर अगर मेरी ये 5 बन गई, देन देखो बच्चों ये क्या है, आपको ये स्ट्रक्चर देख के समझ आया होगा कि भैया ये एक्सटेंडेड लिबलिस थ्योरम का स्टेटमेंट है ना। क्या ये मैंने यहाँ से ये भी बोल दूंगा कि ये जो फंक्शन है वो एंटायर है, मैंने से ज़्यादा बात बोल दिया, या फिर एनालिटिक है,
सिर्फ एनालिटिक लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन मैं अगर एंटायर दे दिया तो एनालिटिक तो है ही है। तो ये क्या ये पॉजिटिव क्वांटिटी है? बिल्कुल है, तो सेटिस्फाई हो गई। मोड जेड ये के अब की बार कितने हैं? के इज इक्वल्स टू 5 है। तो मुझे बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के भी क्या आएंगे? 5 ही आएंगे, क्योंकि वो इंटीजर है। समझ गए हो? तो ये जो एंटायर फंक्शन है ये कोई नहीं है, ये पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री कितने? ज़्यादा से ज़्यादा 5। एटमोस्ट का मतलब तो यही है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिग्री का पॉलिनोमियल ही है। वो 4 हो सकते हैं, 3 कितने होंगे ये मुझे वो एक्सटेंडेड लीबनिज़ थ्योरम मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं पता था, लेकिन एग्जैक्टनेस का मैं क्या करूं भैया, मैं तो इन्फॉर्मेशन आपको सही में दे सकता हूं ना। सो दिस इज व्हाट द एक्सटेंडेड लीबनिज़ थ्योरम सेज, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम आते हैं, मीन्स अगर मैं और एक फंक्शन कंसीडर कर लेता हूँ, ये मान लो ये एनालिटिक फंक्शन है, राइट। If this function is analytic and this modulus is less than or equals to 3 times 5 into mod z to the power 3 upon में 5, then मुझे बताओ क्या ये एक्सटेंडेड लीबनिज़ थ्योरम से बेस्ड है? बिल्कुल है जी। अगर ऐसे हैं तो मुझे k की वैल्यू बताओ। k की वैल्यू सर 3/5, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स तो 0 पॉइंट समथिंग आएंगे। सो ये वाला 0 पॉइंट समथिंग आएंगे, लेकिन मुझे समथिंग का करना क्या है? आई डोंट वांट फॉर आफ्टर द डेसिमल डिजिट्स, तो उसका तो इंटीजर्स हमेशा 0 आएंगे। मीन्स 0 डिग्री का पॉलिनोमियल कौन है भैया? कांस्टेंट थी तो है। अगर मैं यहाँ 13 लेता तो ये कितने बन जाते? ये मेरी 2 पॉइंट समथिंग आता, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर्स तो भैया 2 ही है। मैंने बता चुका हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है। तो भैया इसको स्टेटमेंट्स को जब अगर मैं इसका यूज करके बोलूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको? द गिवन एनालिटिक फंक्शन द गिवन एनालिटिक फंक्शन इज नथिंग बट इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2। ऐसे तो लिंग्विस्टिक मीनिंग आपको एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन से इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। वो CSIR नेट हो या फिर वो गेट का हो या फिर NBHM का हो या फिर और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हो, वो ऐसे ही आएंगे, ठीक है बच्चों। तो लास्ट रिजल्ट लिख लो, वो 7th है। हमने क्या लिटिल पिकार्ड्स ने क्या कहा बच्चों? लिटिल ने कहा कि भैया ए नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन कैन ओमिट एट मोस्ट 1 वैल्यू या फिर 1 पॉइंट। तो अगर मेरोमॉर्फिक फंक्शन हो गई, वो जो एंटायर फंक्शन अगर मेरोमॉर्फिक हो गई तो वो 2 पॉइंट से मन छूटे। मीन्स ए नॉन कांस्टेंट मेरोमॉर्फिक फंक्शन कैन ओमिट एट मोस्ट 2 वैल्यूज और 2 पॉइंट्स। क्लियर है बच्चों? ये स्टेटमेंट मुझे इम्पोर्टेंट लगा, इसीलिए मैंने आपको दे दिया। अगर मेरोमॉर्फिक फंक्शन है, नॉन कांस्टेंट है, तो छूट 2 है ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो एक भी छूट नहीं है। लेकिन लिटिल ने कहा अगर नॉन कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ एंटायर है, तो उसका छूट तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है। Okay, this is all about the chapter 6.3 and the topic is very important for concerning these exams you are preparing. Okay, let's go my dear students। ये एक लास्ट चैप्टर है, ये 6.4 ले लो, और वो आपको सिर्फ ये एक थियोरम है। ये गेट में हमेशा, ये गेट के लिए ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है, और नेट के लिए भी 2-3 बार शायद इस थियोरम से आया है, लेकिन गेट में फ्रीक्वेंटली आते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस लगा है, सिर्फ एक ही थियोरम है, वो होता है रोचिस। आपने नाम सुना होगा रोचिस, ठीक है बच्चों, रोचिस थियोरम, ठीक है। रुचि नहीं है, रोचिस, ठीक है। रोचिस थ्योरम कहते हैं इसको। ये क्या कहता है? मान लो ये आपके पास 2 फंक्शन है,
ठीक है। और ये एनालिटिक है किस पर, विद इन एंड ऑन सी, आपके पास सिंपल क्लोज्ड कंटूर होगा। ठीक है बच्चों, तो हाइपोथेसिस ये है, पहली हाइपोथेसिस ये है, दूसरी हाइपोथेसिस ये क्या होना चाहिए, सिंपल क्लोज्ड कंटूर होनी चाहिए, राइट। और इस सिंपल क्लोज्ड कंटूर में मान लो ये आपके पास कोई एक सिंपल क्लोज्ड कंटूर सी है, बिल्कुल ये सिंपल क्लोज्ड कंटूर ही है। इसके बाउंड्री पे और अंदर के सारे पॉइंट्स पे ये दो फंक्शन आपको एनालिटिक होने चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट्स आपके पास ऐसे होने चाहिए, ये जो जी ऑफ है ना, ये जो फंक्शन का मोड कर दो वो स्ट्रिक्टली है एफ ऑफ जेड से कम होनी चाहिए फॉर ऑल जेड ऑन सी। अब की बार ये जो ऑन लिखा है ना, ये सिर्फ बाउंड्री पर है, ठीक है। अगर इतने रिक्वायरमेंट्स, अगर हाइपोथेसिस ये है तो कंक्लूजन ये कहता है इस फंक्शन में जितने और एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड, ये जो दो फंक्शन में जितने जीरोस आएंगे ना बच्चों, जीरोस है, और काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी भी लिख लो, इनसाइड द कंटूर सी हमेशा सेम नंबर ऑफ जीरोस देंगे। क्यों, मीन्स मैंने आपको जीरोस फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 या 4 डिग्रीज में हमने बात किया है, और वो कुछ पॉइंट्स पे दिया होगा, लेकिन यहाँ आपको एक क्लोज्ड कंटूर दिया होगा। कंटूर के अलोंग हमको किसी भी फंक्शन का जीरोस फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंटूर के अंदर हमको पता नहीं चलेगा उस फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो कैसे लेंगे। हमको कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ा ज़्यादा हमको मिलेगी तब हम काम करने के आसान हो जाएंगे ना। भैया आपके पास इन्फॉर्मेशन ही इतनी छोटी है, उसके बारे में आपको ज़्यादा बात करना है तो कैसे आपको करेंगे। ठीक है, आप अगर बोलेंगे आप मुझे भुवनेश्वर जाना है, भैया एक पार्टिकुलर प्लेस अगर बताओगे तो किसी बच्चे ने जिसको आप पूछेंगे वो आपको सही जवाब दे सकते हैं ना। आप उन्हें किस पर जाएंगे, कहाँ जाओगे, ये कुछ इतनी इंफॉर्मेशन से आप उसको सही जवाब कैसे देंगे। ओके, तो यही है हाइपोथेसिस। अगर मैं उसको अंग्रेजी में बोलो तो ऐसे बोलेंगे, इफ एफ ऑफ जेड एंड जी ऑफ जेड आर टू एनालिटिक फंक्शंस within and on a simple closed contour C such that mod of g of z is strictly less है, ये strictly less mod f of z for all z on C। अब की बार ये बाउंड्री का पॉइंट्स अगर ऐसा है, then the number of zeros of f of z and f of z plus g of z has same number of zeros। देखो, then f of z and f of z plus g of z has same number of zeros, ब्रैकेट में लिख लो काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, वो गिन लो, जीरोस क्या पता 3 बार आए वो भी गिन लो, इनसाइड द कंटूर सी उतने ही आएंगे। ये काफ़ी सारे अब की बार जो गेट में एग्जाम में आया हुआ है, जो रोचिस थ्योरम से बढ़िया सा क्वेश्चंस था, समझ गए हो। वो 5 डिग्री का, हाँ आपके पास जीरो आया था, 5 ऑर्डर का जीरोस आया था। ठीक है बच्चों, तो इसी हिसाब से हमारा कुछ काम करेंगे, इसी के साथ हमारा चैप्टर क्लोज करवा देंगे। ठीक है, चलते हैं बच्चों। मैंने आपके सामने कई सारे क्वेश्चंस लिखा है और डोमेन में भी आपको दे चुका हूँ। मीन्स इस डोमेन पे आपको इसके 3 क्वेश्चन के लिए इसके डोमेन में, और सिर्फ 5-6 क्वेश्चन के लिए इस डोमेन में, 6 क्वेश्चन के लिए इस डोमेन में काम करना है, 7 क्वेश्चन के लिए इस डोमेन में काम करना है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चंस और इसमें और इसमें एक क्वेश्चन में करवा दूंगा, इसमें एक क्वेश्चन करके आपको बाकी सारे को मैंने काम करने को दे दूंगा। ठीक है, आपको क्या करना क्या है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन में नेट में गेट में आपको मिलेंगे डिट्टो ऐसे ही। तो बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, वो काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी अगर नहीं लिखा है तब भी आपको ध्यान में रखना है, काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी ही बात कर रहा होगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, पॉलिनोमियल या फिर फंक्शंस। मीन्स एक ऐसे पॉलिनोमियल आपको देगा, मीन्स अगर मैं इसको बोलूँ
अगर मैं इसको एफ ऑफ जेड बोल दूं तो क्या है ये z6 है -5 z⁴ है प्लस zq है -2z है। ये 27 नहीं है, मैं 27 तरह दिखाई देंगे तो, लेकिन 27 नहीं है, 2z है। और डोमेन पे किस पे काम करना है, ये मोड z लेस देन और इक्वल्स टू 2 या फिर इक्वल टू 2 या फिर स्ट्रिक्टली लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वो कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी लेस देगा, कभी कभी लेस देन और इक्वल्स टू, कभी कभी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ऐसे कुछ ग्रेटर देन तो नहीं देगा कभी भी, लेस देन या फिर स्ट्रिक्टली लेस देन और इक्वल्स टू या फिर ऐसे कुछ इक्वल टू आपको मिल जाएंगे ज़रूर भैया। समझ गए हो? इसका मतलब 0 को सेंटर मान के मीन्स 1 रेडियस का एक सर्कल बनाओ और ये जो सिंपल क्लोज्ड कंटूर बना है इसमें इस फंक्शन का जीरोस मुझे फाइंड आउट करना है। ये तो महाभारत है भैया। अगर पहली मैंने जो थीम बताया उससे अगर मैं करूँगा तो नहीं मिलेंगे, एग्जैक्टली तो नहीं मिलेंगे, लेकिन रोचिस थ्योरम, रोचिस ने कहा कि भैया उसको आपको एफ ऑफ जेड, जी ऑफ जेड, आपको सिर्फ जी ऑफ जेड चूज़ करना है। आपको अगर चूज़ करना आ गई ना तो बात समझ गई हो गई। मीन्स आप मोड जेड को 1 लेना है। मीन्स आपको यहाँ से एफ ऑफ जेड को मीन्स ये मान लो एच ऑफ जेड ले लो एक बार के लिए, तो आपको एफ ऑफ जेड को चूज़ करना है, जी ऑफ जेड को चूज़ करना है। ऐसे चूज़ करना है कि आपको मोड जी ऑफ जेड अगर करेंगे तो वो स्ट्रिक्टली मोड एफ ऑफ जेड से कम ही आना चाहिए हर एक जेड के लिए। ऐसे चूज़ करना है, यूँ ही नहीं कि जो कुछ भी आपके मर्जी बोलेंगे, नहीं। तो अगर मैं आपको समझा दूंगा, अगर आपका डोमेन इस टाइप का है, 1 रेडियस का है, तो आप जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है उस टर्म को एफ ऑफ जेड ले लो। तो ये बना -5 z⁴ को मैंने एफ ऑफ जेड ले लिया और जो बचा है z⁴ प्लस zq -2z को मैंने जी ऑफ जेड ले लिया। और देखो आप अगर कैलकुलेट करेंगे ना जी ऑफ जेड का मोड, तो ये मोड z6 प्लस zq -2z बन जाएंगे। और हम इक्वलिटी जानते हैं, मॉडुलस प्लस में कैसे खुल जाते हैं, तो वो यहाँ ले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मॉडुलस है तो वो सेपरेट तो हो सकते हैं, मोड z⁴ ऐसे तो हो सकते हैं, ये 3 है और ये माइनस का मैं प्लस कर देता हूँ और 2 मोड जेड, क्या मैं ऐसे लिख इसको -2z का मोड को मैंने -2 का मोड इंटू मोड जेड ऐसे भी तो लिख सकता हूँ और वो पॉजिटिव बन गई। इसीलिए माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं है बच्चों, आपको डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैंने इक्वल टू लेके एक बार चलता हूँ ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मोड जेड का वैल्यू 1 है तो 1⁶ हो गई, ये 1⁵ प्लस 2 इंटू 1 हो गई, तो 1 + 1 दैट मीन्स 2, ये 4 बन गई। देखो, और अगर मैं देखता हूँ एफ ऑफ जेड का मोड अगर लेके चलता हूँ तो 5 टाइम मोड जेड की पावर 4 होंगे और ये 5 टाइम्स 1 होंगे जो कि 5 बना, जो कि ये किससे है, तो क्लियरली मोड जी ऑफ जेड आपके पास हमेशा स्ट्रिक्टली है, ये 4 विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4 है, ये क्लियर। तो एफ ऑफ जेड हो गई 4 ऑल जेड है, राइट। ऐसे आपको अगर चूज करना आ गई फंक्शन को ना, तो क्वेश्चंस तो ख़त्म हो गई। तो आपको वो रिज़ल्ट रोचिस ने क्या कहा कि इसके पास जितने आएंगे, ये क्या है, एच ऑफ जेड इज़ नथिंग बट दिस इज़ एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड, राइट माय डियर स्टूडेंट। ओके, तो ये बोलता है इस फंक्शन का जीरोस जितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस जितने आएंगे उतने एफ ऑफ जेड का आएंगे। और मैं जानता हूँ एफ ऑफ जेड का नेगेटिव के पे आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितनी पावर है, 4 डिग्री पावर, दैट मीन्स ये क्या हो गई, जेड इज इक्वल्स टू 0 इज ए 0 हो गई। कितनी ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का।
यानी कि ये बोला कि एफ ऑफ जेड में 4 ऑर्डर का जीरोस है, तो वो बोलता है, क्रोचिस ने कहा तो इस फंक्शन में भी पूरे में एच ऑफ इस पॉलिनोमियल में भी 4 जीरोस कितने आएंगे, 4 ऑर्डर्स की जीरो आएंगे। कितने अच्छे बातें उन्होंने किया। लेकिन कब आएंगे, जब आपको एफ ऑफ जेड जी ऑफ जेड चूज़ करना आएंगे। और मैं आपको सलाह दूंगा, अगर यूनिट डिस्क पे काम कर रही हो तो पॉलिनोमियल में देखो हाईएस्ट कोफिशिएंट को मार्क करो, नेगेटिव चक्कर पे मत पड़ना। इसमें 5 एक हाईएस्ट टर्म है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मोड जेड के प्लेस में अगर 1 रखूँगा तो वो कम आना चाहिए ना। अगर इस पे 1 आप इसको एफ ऑफ जेड मानेंगे तो ये तो बड़ा टर्म हो गई, ये जी ऑफ जेड हो जाएंगे तो गलत हो जाएंगे। इसको भी मानोगे वो गलत हो जाएंगे, इसको भी मानोगे वो भी गलत हो, इस 2 को मानोगे तब भी गलत हो जाएंगे। तो यही आपके पास क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होते जाएंगे और इस सारे को भी आप एक बार कर लो, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसके ऊपर अगर मैं काम करूं सेकंड क्वेश्चंस पे अगर आता हूं, सेकंड नहीं है ये, फोर्थ नहीं 5th क्वेश्चन में अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो एच ऑफ जेड मेरे पास क्या है अब की बार, Z4 माइनस 2ZQ प्लस 9Z² प्लस Z माइनस 1 था, ठीक है। और किस पर काम करना है, मोड जेड इज इक्वल्स टू 2 पे, इस पे थोड़ा सोचना है बच्चों। तो एफ ऑफ जेड कौन क्या लेंगे, तो लेट करना है यहाँ, एफ ऑफ जेड को मान लेते हैं, किसको लें, तो आप 2 की पावर रखना शुरू कर दो। अगर आप यहाँ 2 की पावर रखेंगे, इसको अगर एफ ऑफ जेड मानना शुरू करेंगे तो ये Z स्क्वेयर 2 स्क्वेयर 4 9 इंटू 4 36 हो जाएंगे, ये 36 बन गई, ये 16 बन गई, ये कितने बनेंगे 3 2 टू द पावर 3 8 इंटू 2, ये 16 प्लस 16 32 बन गए, 32 ये 33 34 बनेंगे और ये 36, यस मेरे चूज हो गई। तो 9Z² मेरी एफ ऑफ जेड में लूँगा और जी ऑफ जेड को मैं बाकी को ले लूँगा, यानी कि Z4 माइनस 2ZQ प्लस Z माइनस 1। हाँ जी, तो ये क्या कहता है, इसका मोड लेके चेक कर लो, ये हमेशा और मोड Z के प्लेस में 2 रख के वो सिंप्लीफाई जैसे मैंने अभी किया था उसी हिसाब से आपको करना है। यानी कि जी ऑफ जेड का मोड अगर लेंगे तो ये मोड Z का 4 बनेंगे, प्लस का 2 इंटू मोड जेड का 3 बनेंगे, प्लस मोड जेड बनेंगे और प्लस 1 बनेंगे। कोई चक्कर माइनस वो ख़त्म हो जाएंगे मोड करने से, और ये क्या बन जाएंगे 2 टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 2 प्लस 1, ये कितने बन जाएंगे, ये 34 बनेंगे। और ये अगर मोड आपने एफ ऑफ जेड अगर किया तो उसका मोड आपके पास 9 इंटू मोड जेड का स्क्वायर 9 इंटू 4 जो कि 36 बना, जो कि विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन 36 है। हाँ जी, सेटिस्फाई हो गई। क्या ये फंक्शन एनालिटिक है विद इन भैया, ये तो एंटायर फंक्शन है, इनफैक्ट पॉलिनोमियल है भैया, तो इस डोमेन में तो एनालिटिक है ही है, तो सेटिस्फाई हो गई। तो ये कहता है देन एफ ऑफ जेड एंड जी ऑफ एफ ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड, यानी कि एच ऑफ जेड हैज़ अ सेम नंबर ऑफ जीरोस काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी इनसाइड द कंटूर सी। तो आपको सिर्फ इसके बारे में जजमेंट देना है, भैया ये z इज इक्वल्स टू 0 एक 0 है 2 ऑर्डर्स की, तो ये बनेंगे h ऑफ z इज ए 0 हैज़ ए 0 ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर्स के 0 से ही यहाँ मिलेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसी की तरह ये सारे क्वेश्चंस आप कर देंगे ना। एक क्वेश्चन इस स्टाइल में कुछ दिया है, यहाँ ऐसे भी दिया होगा, यहाँ ऐसे भी कोई समस्या नहीं, या फिर यहाँ ऐसे भी दिया होगा, आपको डरने के कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये बोल रहा है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने कौन से 6th क्वेश्चन उठाया, मैंने h ऑफ जेड को मान लिया अब की बार ये 2 इंटू जेड टू द पावर 5 माइनस 6 इंटू जेड स्क्वेयर
प्लस जेड प्लस 1 है। और मुझे डोमेन क्या दिया है, मैं एक झटके में ड्राइंग ही बना देता हूँ। ये लेस देन और इक्वल टू है, दैट मीन्स ये मान लो 1 है, तो 1 में तो पूरे ऐसे आएंगे क्लोज बाउंड्री है। और लेस देन और इक्वल टू 2 है, मीन्स ये बना आपके पास 2 रेडियस का एक ओपन डिस्क है। ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। तो वो पूछ रहा है कि भैया इस पर आपको चेक करना है, अंदर नहीं है। समझ रही हो, ये तो रिंग शेप्ड रीजन हो गई। ये अब की पार मेरी कंटूर है, तो ऐसे अगर ये लेस इक्वल टू भी होता तो ऐसे बाउंड्री बनाते, तब भी ये पोर्शन पर ही काम करेंगे हम। क्या इस पोर्शन में फंक्शन एनालिटिक है? भैया एवरीवेयर एनालिटिक है, इस पोर्शन में क्या बात कर रही हो? ओके, जिसके पास 100 रुपया है उसके पास 10 रुपया तो ज़रूर होंगे। आप अगर बोलेंगे नहीं आपके पास 10 रुपया नहीं है, ऐसे बोलेंगे क्या उसको? नहीं ना। तो ये एवरीवेयर एंटायर फंक्शन है, एवरीवेयर एनालिटिक है, तो इस पर एनालिटिक तो ज़रूर है। तो यहाँ से फॉर ऐसे करना है, मोड जेड वो इक्वल टू पे, आप लेस इक्वल टू पे कोई कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार कितने नंबर देखो, एक बार 1 है और उस पर एक काम कर लो, जीरोस फाइंड आउट कर लो। तो उसके लिए फॉर इसके लिए मैं जीरोस फाइंड आउट करूँगा। उसके लिए एफ ऑफ जेड मैं कैसे चूज करूँगा? 1 रेडियस है तो मैं हाईएस्ट कोफिशिएंट को ढूंढूंगा, तो 6z² में लूँगा। और g ऑफ z को मैं बाकी जो 2 × z⁵ प्लस z प्लस 1, क्या ये सेटिस्फाई होगा? देखो मोड z के स्थान में 1 रखेंगे तो ये 2 + 1 + 1 2 प्लस कितने 2 + 2 4 हो गई। यहाँ 4 है, यहाँ 6 आएंगे। 4 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 6 है। हाँ जी, सेटिस्फाई हो गई, एनालिटिक भी है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो रोचिस ने कहा कि भैया इस पर और इस पर आप अगर, या फिर इस पर और इस पर सेम नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे, तो इस पर तो मुझे पता नहीं है, तो इस पर तो पता है ये 2 ऑर्डर्स का 0 है। तो फॉर इसके लिए देखो, इसके लिए 2 ऑर्डर्स के जीरोस आपको मिला है। और अब की बार फॉर मोड जेड इज इक्वल्स टू 2 पर काम करेंगे। और इसके लिए मैंने आपको बता चुका हूँ, तो उसके लिए एफ ऑफ जेड को कैसे लेना है, हाईएस्ट डिग्री को उठा लो। कितने हैं भैया? 2z⁵ है, ये इसको ले लो। और g ऑफ z को बाकी को मान लो, यानी कि -z² + z + 1 को मान लो। हाँ, सेटिस्फाई होगा क्या? बिल्कुल होगा। ये 2 का स्क्वायर 4 × 6 24 + 1 + 2 24 + 2 26 27 ये बनेंगे। लेकिन ये 2⁵ तो 32 बनेंगे। 32 × 2 वो कितने बन जाएंगे? 64 बन जाएंगे, जो कि स्ट्रिक्टली तो लेस है इससे। तो हाँ जी, ये 5 ऑर्डर के जीरोस मिलेंगे, काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी लेना है। तो देयरफॉर करके फॉर लिखना है, फॉर 1 लेस देन, या फिर कुछ भी साइन रख लो यहाँ, मुझे इससे फ़र्क नहीं है। इस पर ये जो फंक्शन h ऑफ z दिया है, वो नंबर ऑफ जीरोस कैसे आएंगे? आपको सिर्फ जो बड़ा है उससे नेगेटिव कर दो, 5 - 2 जो कि 3 आएंगे। दैट मीन्स इस फंक्शन में जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो 3 ऑर्डर का जीरोस आएंगे z इज इक्वल टू 0 पर। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। और आपको इसमें भी परेशानी है, इस पर जितने भी डोमेन जो नंबर देखना है उस पर आपको जीरोस निकालो, जो बड़ा है उससे सब्ट्रैक्ट कर लो, वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। मीन्स इस कंटूर के अंदर इस फंक्शन के लिए 3 ऑर्डर के जीरोस ही है। और बाकी क्वेश्चन आप खुद से करना है। यही था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस माय डियर स्टूडेंट्स। और मैंने बहुत कोशिश किया है आपको समझाने के लिए, बहुत सारे थीम, बहुत सारे रिजल्ट्स, बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे थ्योरम का यूज़ कैसे करते हैं प्रॉब्लम्स में, और किस किस क्वेश्चंस में वो किस टाइप के थीम हम अप्लाई करेंगे, वो सारे मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। इसमें भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, कोई क्वेरी आप फेस करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रिलेटेड, आप हर एक क्वेश्चंस मुझे आप पूछ सकते हैं।
ठीक है। तो वो सारे मैंने जो 23 वीडियोस मैंने बनाया है वो सारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आज हमारा ख़त्म हो चुका है। एक ताली तो बजाएं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में और नेट गेट में और ऐसे कुछ भी टॉपिक नहीं बचा जो कि और मैंने नहीं कवर किया है, सारे कवर कर चुका हूँ। और असाइनमेंट्स के अगर बात करेंगे तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं काम करूँगा, ठीक है। उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन काम ख़त्म होने के बाद ही मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का असाइनमेंट्स 2 वीडियोस या फिर 3 वीडियोस में ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद हम ऐसे हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, सारे मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है बच्चों। तो आज हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ख़त्म हो चुका है। आपको अच्छे से काम करना है। कोई क्वेरी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप में आप मुझे भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, एंड स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।